हेलो डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद आज अपन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मीन्स रिजॉल्विंग और ब्रेकिंग a vector into its vector components इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वेक्टर कंपोनेंट्स अपने आप में वेक्टर होते हैं, आर वेक्टर्स in themselves whose vector sum produce the given vector. ठीक है? And if these components are mutually perpendicular, they are called rectangular or orthogonal components. And if these components are mutually perpendicular, they are called rectangular और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ऐसा डेफिनेशन कहती है। अब हम बात को समझें। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन अभी हमने पढ़ा, उसमें हमने कहा कि दो वेक्टर P और Q का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के इस डायगोनल से R हमें मिलता है, जहाँ की R क्या है? रिजल्टेंट और वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो ये P और Q R के दो कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स। ऑर्थोगोनल नहीं है, दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एज शोन इन द फिगर, बट दिस टू P and Q आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर R। मतलब कि या तो P और Q अप्लाई करो तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जैसा कि इस सिंगल R वेक्टर को अप्लाई करने पर होता है। दो फोर्स लगाए आपने, एक P और Q, तो पार्टिकल का जितना एक्सेलरेशन आएगा, जितना उस पर नेट फोर्स होगा, वो अकेले इस R के बराबर होगा। तो या तो R अकेला लगा दो या P और Q लगा दो, एक ही बात है। जैसे कि धर्मेंद्र देओल के दो बेटे सनी देओल एंड बॉबी देओल, तो बॉबी देओल एंड सनी देओल मिलकर जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक ज़माने में धर्मेंद्र देओल अकेला प्रोड्यूस कर लेता था। तो धर्मेंद्र देओल के ये दो कंपोनेंट हुए, सनी देओल एंड बॉबी देओल, ऐसा समझ लो। और अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तब ये ऑर्थोगोनल या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। तो बताओ कि किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। जैसे कि एक ये डिस्प्लेसमेंट है, इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, या तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर सीधे ही चल कर गया, या इसी डिस्प्लेसमेंट को ऑब्टेन करने के लिए हो सकता है वो पहले इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, फिर इधर जाए, पता नहीं किधर किधर जाए, और अंत में यहाँ आए। तो इन सब का ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, तो ऐसे 8 कंपोनेंट ये मिलकर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट S के बराबर। तो S के इस वक्त मैंने
8 कंपोनेंट्स शो करें वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए वो रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट नहीं है। पर हाँ, कुल मिलाकर कितने मैक्सिमम कंपोनेंट्स पॉसिबल है एक वेक्टर के, तो आंसर होगा इन्फाइनाइट। चाहे जितने वेक्टर बनाते जाओ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पॉसिबल इन्फाइनाइट हो जाएगा। अब अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज शैडो ऑफ वेक्टर in a particular direction, in a particular direction। तो देखिए, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इन्हें प्लेन में बात कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर है a और ये इसकी लेंथ है एरो की। अब अगर x कंपोनेंट निकालना है तो y एक्सिस के पैरेललोग्राम की कसम है तुमको, दूसरी वाली जो कंपोनेंट की डायरेक्शन है ना, उसके पैरेलल लाइट रे को थ्रो करना, तो जो शेडो आएगा यहाँ पर, शेडो इस वेक्टर का, ये x कंपोनेंट कहलाएगा। और y कंपोनेंट निकालना हो तो दूसरी एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल लाइट थ्रो करना, तो यहाँ पर जो शेडो आएगा, ये शेडो रिप्रेजेंट करेगा y कंपोनेंट को। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में ax अपॉन a का मतलब cos थीटा होगा। तो ax कितना हुआ, a cos थीटा। और इसी प्रकार से ay निकालें, तो ये ay है, इधर इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन थीटा, तो ay कितना आया, a साइन थीटा। तो अगर आपको ax और ay दिया हो और a निकालना हो तो स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट्स के साथ में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। और ये डायरेक्शन निकालना हो, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन निकालना हो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करो ay अपॉन ax। अभी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, हमको तो मॉड वैल्यू से मतलब है। और हम ये देख लेंगे कि ये डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किससे है, ये एक्स एक्सिस से एंगल है, एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, वेदर इट इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, इस स्ट्रेट लाइन से एंगल है। तो हम ऐसा लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax, ये एंगल है विथ एक्स एक्सिस इन रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट। तो ये कैसे करेंगे, इसको अभी हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अभी तो मैं कंपोनेंट को शैडो के रूप में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है तो एक एग्जाम्पल बताओ। तो पैरेललोग्राम रूल याद करो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ करता था, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ करता था, ये दोनों डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं अपन। तो पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होता था।
ये R है, ये P एंड Q। तो P एंड Q आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर R, ऐसा हम कह रहे हैं। अब देखो P शेडो है, तो शेडो के लिए लाइट कैसे थ्रो करना है, दूसरी वाली जो एक्सिस है ना उसके पैरेलल लाइट थ्रो करिए, तो ये P ऑब्टेन हो जाएगा। और Q के अलॉन्ग ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग Q कंपोनेंट निकालना है, तो ये जो दूसरा है P, इसके पैरेलल लाइट थ्रो करिए, तो जो शेडो आएगा वो ये कंपोनेंट बन जाएगा Q। तो इस प्रकार से शेडो कैसे लेना है ये आपको मैंने बताया। अब मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करूंगा, इसके बाद मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करूंगा, क्योंकि नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जनरली नहीं पूछे जाते। स्पेशल एक क्वेश्चन अपन करके देख लेंगे। जब भी मैं कंपोनेंट कहूँगा तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही समझा जाए, इम्प्लिसिट है ये। तो कैसे निकालते हैं देखिए। तो हमने भी देखा कि x और y एक्सिस के अलॉन्ग एक प्लेन में वेक्टर के दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑब्टेन करना हो, और ये वेक्टर a x एक्सिस से मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है, तो ये x कंपोनेंट कितना आएगा, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, और ये वाला y कंपोनेंट कितना आएगा, ay इज इक्वल टू a sin थीटा। मतलब जिस तरफ थीटा एंगल दिखाया हो उस तरफ वाला कंपोनेंट a cos थीटा उसका कोसाइन वाला कंपोनेंट होता है। तो इधर थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं दिखाया 90 माइनस थीटा है उधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a sin थीटा। या इसको मैं ये कहूँ कि ये एंगल अगर मुझे पता है, और मुझे तो पता है कि जो डायरेक्शन थीटा या एंगल गिवन बना रही हो तो उस तरफ कंपोनेंट हम कॉस के टर्म्स में लिखते हैं, तो उधर एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो आप इसको अगर एंगल मान रहे हैं अल्फ़ा, तो इधर होगा a cos अल्फ़ा, इसको अपन लिख सकते हैं a cos अल्फ़ा, जहाँ कि अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 90 माइनस थीटा। तो हम कंक्लूड यह कहकर कर रहे हैं कि जिस तरफ एंगल दिया हो थीटा उस तरफ कंपोनेंट आएगा कितना, उसका कोसाइन वाला a cos थीटा। ठीक है, तो वेक्टर a को हम लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप, डायरेक्शन भी देना है ना, तो इसको हम लिखा a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। अभी डायरेक्शन हमने आँख से देख कर दी है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग i कैप यूनिट वेक्टर होता है और पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग j कैप यूनिट वेक्टर होता है। मान लो कि अगर ऐसा सीन होता कि वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 10 यूनिट्स, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री, इसके कंपोनेंट बनाना होते तो एक कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस वाला वो तो माइनस आई कैप डायरेक्शन में होता, मैग्नीट्यूड उसका 10 cos 53 होता मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन माइनस आई कैप, और जो y कंपोनेंट है ये प्लस जे कैप डायरेक्शन में कितना, ये है 10 sin 53, तो cos 53 कितना हो जाएगा 6, sin 53 कितना हो जाएगा 8। तो मैं इस वेक्टर a को कैसे लिखूंगा कि x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 6 है लेकिन डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप, और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 8 है और डायरेक्शन क्या है प्लस जे कैप। तो ये वेक्टर हो गया -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे अपन,
मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है मीटर में दिया है तो यहाँ मीटर लिख देंगे, ये फोर्स है अगर न्यूटन में तो यहाँ पर न्यूटन लिख देंगे, यूनिट तो हम बाद में इसकी देख कर लिखेंगे, पर कितनी वैल्यू आएगी वो मैंने निकालना आपको दिखाई। अब थीटा की बात करें कि अगर मान लो ये कंपोनेंट अपने को दिए होते और मुझे थीटा पूछा होता तो मैं क्या करता, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ए वाई अपॉन ए एक्स, और ये एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। तो जब मैं ए वाई अपॉन ए एक्स करता और मॉड लगाता तो ये 4/3 आता, तो मेरा थीटा एक्स कितना आता, 53 डिग्री। तो 53 डिग्री एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन से, ठीक है ना। इस लाइन से 53 डिग्री एंगल बना रहा है और इस सेकेंड क्वाड्रेंट का वेक्टर है, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट है नेगेटिव, वाई कंपोनेंट है पॉजिटिव, एक्स कंपोनेंट है नेगेटिव, वाई कंपोनेंट है पॉजिटिव। तो इस प्रकार अगर आप एक्स एक्सिस से डायरेक्शन पूछोगे, एंगल पूछोगे, तो अलग से निकालना पड़ेगा कि साहब ये 127 डिग्री आ रहा है। पर जनरली हम कौन सा एंगल बताते हैं, ये एक्यूट वाला एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वेक्टर्स इमेजिन करो तो आपको जो एंगल बताना है वो ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला। एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, इस स्ट्रेट लाइन से एंगल थीटा निकालने का ये फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स। मॉड लगा के अपन पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर कंपोनेंट के साइन नेगेटिव पॉजिटिव देखकर यह समझते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो इस क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव आएंगे, इसमें एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, इसमें एक्स भी नेगेटिव में और वाई भी नेगेटिव में आएगा, और इसमें x पॉजिटिव में और y कंपोनेंट नेगेटिव में आएगा। तो जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। यहाँ पर होता सेकंड क्वाड्रेंट में तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो उसी प्रकार से ये कंपोनेंट्स के भी साथ साइन इसी प्रकार का होगा। तो वो साइन देखकर, जैसे मैंने ये देखा कि x कंपोनेंट नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का वेक्टर है, तो वो मैंने ड्रॉ कर लिया। उसको ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने वैल्यूज़ देखी तो ये तो आ रहा है x के अलॉन्ग 6 और y के अलॉन्ग 8। तो मैंने x एक्सिस से एंगल ए वाई अपॉन ए एक्स के फार्मूले से निकाला, 53 डिग्री आया। इस तरह से मैंने इसको बताया। नेक्स्ट मैंने अब 4 एग्जाम्पल लिए। एक वेक्टर तो मैंने लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फोर्स F1 है, 5 न्यूटन है और ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री। इसको हमको आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट का वेक्टर है F2, 10 न्यूटन और ये एंगल 37 डिग्री बना रहा है। तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर है और वो यहाँ से 37 डिग्री एंगल बना रहा है और ये मैग्नीट्यूड में मान लीजिए 20 न्यूटन है, F3, इसके भी कंपोनेंट लिखना है। चौथा एग्जांपल मैंने लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर है, यहाँ से ये कितना 30 डिग्री एंगल बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है। ये 20 था ना, ये 30 कर दो। तो इनको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना है। राइट फोर्सेस इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो देखिए इसकी बात करूं तो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव आएगा।
तो ये बात पहले अपन ने डिसाइड कर ली कि ये प्लस आई कैप में समथिंग आना है और जे कैप वाला भी पॉजिटिव रहेगा। कितना? तो ये इधर आएगा 5 cos 37 और इधर आएगा 5 sin 37। तो cos 37 का मतलब होता है 4/5 यानी 0.8, तो 0.8 इंटू 5 ये हो जाएगा 4 आई कैप और ये होता है 0.6, 3/5 यानी 0.6 टाइम्स हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा 3 जे कैप और आखिरी में लिख देंगे न्यूटन। इसकी बात करें तो इसका x कंपोनेंट नेगेटिव और y कंपोनेंट पॉजिटिव आने वाला है। तो F2 जब आप लिखोगे तो x कंपोनेंट तो माइनस के साथ और y कंपोनेंट प्लस के साथ आने वाला है। कितना? तो ये हो जाएगा 10 cos 37 मतलब 0.8 इंटू 10 यानी 8 और ये हो जाएगा 6 10 sin 37। इतने न्यूटन लगा ही लेना आखिरी में, यूनिट एंड डायमेंशन। इसकी बात करें तो इसका x कंपोनेंट, देखो इस वेक्टर के कंपोनेंट दाएं बाएं अगल बगल आते हैं, एक इसके राइट में आ रहा है तो एक इसके लेफ्ट में आ रहा है, समझे? ऐसे ही आएगा हमेशा। तो ये x कंपोनेंट नेगेटिव है, F3 का x कंपोनेंट नेगेटिव में आएगा और y कंपोनेंट भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है साहब, कितना आएगा? तो इधर वाला तो आएगा 20 cos 37 मतलब 0.8 इंटू 20 16 हो जाएगा और ये आएगा 20 sin 37 यानी 0.6 टाइम्स ऑफ 20। तो ये हो जाएगा -12 आई कैप एंड -16 जे कैप न्यूटन। इस फोर्थ क्वाड्रेंट वाले की बात करो तो इसका x कंपोनेंट इधर और y कंपोनेंट इधर ऐसा आना है, ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाना है। ठीक है ना? तो x कंपोनेंट कैसा है? पॉजिटिव, पहले ये प्लस लिख लो। y कंपोनेंट कैसा है? नेगेटिव जे कैप। अब इधर कितना आएगा? 30 cos 30। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। इसमें √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15√3। ये तो x कंपोनेंट हो गया। और इधर कितना आएगा? 30 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री 1/2 होता है तो ये हो जाएगा 15। इतने न्यूटन। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेंट के वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रेक्टेंगुलर, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स अलोंग x एंड y एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर्स का यूज़ किया है तो इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म कहते हैं। क्लियर? एक वेक्टर आपको दिया है यूनिट वेक्टर फॉर्म में -5 आई कैप -5 जे कैप न्यूटन और पूछा है फाइंड एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब क्वाड्रेंट नहीं, क्वाड्रेंट तो आपके हिसाब से आप कंफर्टेबल रहते हो, निकालते हो। आपको तो अब +x डायरेक्शन से मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? हम फिगर ड्रॉ करेंगे। इसका x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर हो गया। ये भी 5 है, ये भी 5 है, डायरेक्शन -i कैप -j कैप। तो बताओ वो वेक्टर कहाँ है? तो वो वेक्टर यहाँ है, ये है f, वेक्टर f। और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। कैसे पता? तो चाहे तो वो फार्मूला लगा लो, tan थीटा किसके साथ? x डायरेक्शन के साथ मॉड, क्या फार्मूला होता है? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो ये आ रहा है -5 अपॉन -5 मतलब +1। तो थीटा x कितना हुआ? 45 डिग्री। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको पहले इसको ड्रॉ करके और x वाली लाइन से एंगल 45 डिग्री ऑब्टेन करना है।
अब आपसे अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल पूछा तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ये 180 प्लस 45 225, 180 प्लस 45 225 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस या डायरेक्शन, ऐसा हम कहेंगे। ये तरीका होगा एंगल निकालने का। ये अगर प्लस 5 आई कैप एंड प्लस 5 जे कैप होता तो इसको मैंने कहा ये F2 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर होता, इसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव, तो ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है। और ये एंगल कितना है x एक्सिस से, तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा विथ x एक्सिस मॉड ऑफ Fy अपॉन Fx। तो ये भी 1 आ रहा है, तो ये भी आंसर 45 ही आ रहा है, पर इसमें आंसर 45 ही होगा विथ x एक्सिस, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर है। तो ये आपको पहले देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट का वेक्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन। मेजर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ता है। तो सिर्फ अगर हमको रेशो पता हो Fy अपॉन Fx कि साहब ये +1 है, +1 है, तो हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि उसकी डायरेक्शन किधर है। सिर्फ अगर रेशो पता हो कि 1 है तो हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि उसकी डायरेक्शन किधर है। हमको कंपोनेंट फॉर्म में उसके कंपोनेंट्स का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव भी देखना होगा, जिससे हम ये पता कर पाएँ कि ये कौन से क्वाड्रेंट का वेक्टर है। उसके अकॉर्डिंग हमको एंगल विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पता पड़ेगा, ठीक। एक क्वेश्चन बनाया, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेस एज शोन, ठीक है। फाइंड ए थर्ड फोर्स which will make the particle in equilibrium। उसको इक्विलिब्रियम में लाना है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा, और 2 फोर्सेस जो हैं वो बताएं कि साहब एक तो इधर लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पर F1 इज इक्वल टू मान लीजिए 5 न्यूटन, और एक इधर लग रहा है F2 इज इक्वल टू कितना, मान लीजिए 10 न्यूटन, और ये एंगल ये भी 37 डिग्री। अब आपको आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे कि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और वो जो तीसरा लगाएंगे अपन F3 वेक्टर, वो तीनों मिलकर क्या हो जाना चाहिए, नल वेक्टर। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और वो जो तीसरा लगाएंगे F3 वेक्टर, वो मिलकर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में पार्टिकल आ जाएगा। तो F1 कितना, F2 कितना, वेक्टर फॉर्म में लिखो। F1 कितना, तो ये 5 cos 37 i कैप प्लस 5 sin 37 j कैप, मतलब 4 i कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन। इसी प्रकार से F2 का x कंपोनेंट नेगेटिव है, माइनस 10 cos 37 i कैप प्लस 10 sin 37 j कैप, j कैप वाला पॉजिटिव है। तो F2 कितना हो गया, माइनस 8 i कैप प्लस 6 j कैप न्यूटन, ठीक है ना। अब देखिए साहब, यहाँ से मैंने पहले तो F1 प्लस F2 निकाला, F1 मुझे पता है, F2 मुझे पता है, तो इनका सम कितना होगा, तो इसको और इसको ऐड कर दो, तो आई कैप वाले ऐड हो जाएंगे, जे कैप वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4 आई कैप और यहाँ से 9 जे कैप।
न्यूटन। इसके इक्वल अपोजिट तीसरा फोर्स है F3। F3 इज नेगेटिव ऑफ दिस। तो हम F3 को क्या लिखेंगे कि F3 क्या है, नेगेटिव ऑफ दिस रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। F1 F2 का जो इफेक्ट आ रहा है मिलकर उसका नेगेटिव है F3 इक्वल अपोजिट, इसलिए वो रिजल्टेंट 0 बना दे रहा है। जैसे कि ये F1 है F2 है, इसका रिजल्टेंट कहीं मान लीजिए कि इधर आता है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ F3 की कल्पना करो तो इन दोनों का इफेक्ट तो ये है और इसको ये नलीफाई कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 9j कैप न्यूटन। तो ये x कंपोनेंट पॉजिटिव 4, y कंपोनेंट नेगेटिव 9, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का फोर्स है। ये अप्लाई करने पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर मान लीजिए यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए हों तो उनका सम कैसे निकालते हैं। तो देखिए एडिशन करना है हमको, अभी किया था उसी को मैं समझा रहा हूँ मैथमेटिकली कि ये a1i कैप प्लस a2j कैप ऐसा है और b कैसा है b1i कैप प्लस b2j कैप। इनका करना है सम। तो a प्लस b जो आएगा तो i कैप वाले कोफिशिएंट को सम कर देना, तो ये इतने इतने i कैप ऐसा आ जाएगा विथ साइन। ये a1 a2 b1 b2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, पता नहीं कौन से क्वाड्रेंट के वेक्टर हैं ये। तो विथ साइन इनको ऐड करना, a1 में b1 को ऐड किया और ये i कैप लगा दिया। अब j कैप की बात करो तो a2 और b2 ऐड हो जाएंगे विथ साइन और j कैप लगा दिया। जैसे कि मैंने कहा a है 10i कैप माइनस 5j कैप और b कितना है 3i कैप प्लस 8j कैप। तो a प्लस b कितना आएगा, तो इनको i कैप वालों को ऐड कर दो, j कैप वालों को ऐड कर दो, तो इतना आ जाएगा। अब अगर ये फोर्स होते तो न्यूटन में होते, डिस्प्लेसमेंट होते तो मीटर में होते, तो वो यूनिट यहाँ भी आ जाएगी। डिफरेंस निकालना हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे a1i कैप प्लस a2j कैप में से सब्ट्रैक्ट करना है अपने को वेक्टर b जो कि क्या है b1i कैप प्लस b2j कैप। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस b क्या आएगा a1 माइनस b1i कैप प्लस a2 माइनस b2j कैप। एग्जाम्पल देकर समझाओ तो देखो, मान लो a है 4i कैप माइनस 8j कैप और b है माइनस 10i कैप प्लस 5j कैप न्यूटन। तो इनका डिफरेंस निकालना है मुझे। तो a माइनस b क्या आएगा, मतलब a में मुझे माइनस b को ऐड करना है या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 14i कैप माइनस 13j कैप न्यूटन। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना आपको आता है। 4 में से माइनस 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा, माइनस 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 13 आएगा। इतना सिंपल, ठीक। अब देखिए मान लीजिए किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट वेक्टर ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। जैसे इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इसके दो कंपोनेंट बताओ, एक तो x एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, एक y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। ये कितना आएगा, तो ये आएगा x2 माइनस x1 और ये कितना आएगा y2 माइनस y1 आएगा कि नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है x1 और यहाँ से यहाँ तक कितना है x2, तो ये कितना हुआ
x2 माइनस x1, ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितना है y1, और यहाँ तक कितना है y2, तो ये कितना हुआ y2 माइनस y1। तो मैं इस वेक्टर ए बी को, जिसके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता हैं, कैसे लिख सकता हूँ, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कितना होगा x2 माइनस x1 मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन आई कैप। y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट y2 माइनस y1 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जे कैप। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि कोई वेक्टर अगर ax आई कैप प्लस ay जे कैप ऐसा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करके, क्योंकि ax इक्वल टू a कॉस थीटा, ay इक्वल टू a साइन थीटा अपन ने देखा था अभी, उसको स्क्वायर करके सम करेंगे तो a इज इक्वल टू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो आपको अगर एक वेक्टर दिया a इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 12j कैप और कहा कि फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड होगी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मतलब 13, और ये मान लो फोर्स है न्यूटन में, तो ये फोर्स आ जाएगा न्यूटन में। अब मैंने कहा बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। तो अपन ने यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया था, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए क्या है 5i कैप प्लस 12j कैप, और उसमें डिवाइड किससे करना है, इसके मैग्नीट्यूड से, और यूनिट लेस होता है ये यूनिट लेस होता है। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से यूनिट वेक्टर निकाल दिया अलोंग ए। ठीक, एक क्वेश्चन बनाया, ए पार्टिकल इज displaced from point A 1,2 meter to point B 4,8 meter. Find displacement vector, displacement वेक्टर S। तो क्या करेंगे, तो इसकी फिगर देखो किधर से किधर गया, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। पहले तो पोजीशन थी इसकी 1,2 यहाँ कहीं 1,2, बाद में ये कहाँ पहुँचा हुआ है 4,8 पर, 4,8 पर पहुँचा हुआ है मीटर में। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप 4 माइनस 1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप 8 माइनस 2 जे कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ये आया 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर
तो इसमें से 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 3 बाहर आया, तो अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 3√5 मीटर। तो पूछा कि इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताओ, इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो कहा कि राइट ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे एस कैप इज इक्वल टू वेक्टर एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एस। तो वेक्टर एस 3i कैप प्लस 6j कैप मीटर डिवाइडेड बाई इसकी मैग्नीट्यूड 3√5 मीटर। मीटर से मीटर कट के यूनिट लेस हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर, और 3 से कटेगा तो 2 प्लस 1i कैप प्लस 2j कैप, 1i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय √5। ये एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने ये कहा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर, ठीक है ना, और एक फोर्स इज फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन acts in the direction of displacement vector. Write the force F in unit vector form. ऐसा एक क्वेश्चन बनाया। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स को हमें लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है और उसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बताने के लिए एक यूनिट वेक्टर हो गया। भाई एफ कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग फोर्स, मतलब इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो एफ कैप इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, ऐसे लिखेंगे। अब जो ये डायरेक्शन है फोर्स की, भाई वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही एक्ट हो रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता है और एस कैप निकालना भी हमें आता है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ये 20 न्यूटन है। और एस कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एस। एस कैप क्या होता है, वेक्टर एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एस। तो वेक्टर एस क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 5। उसकी कोई यूनिट नहीं है, वो यूनिट लेस है। तो फाइनली फोर्स कितना आ गया, 5 4 20, 4 3 12 एंड 16j कैप न्यूटन। ऐसा है ये फोर्स इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। तो ये आंसर आ गया। तो 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन के बारे में हमने आज काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी। एक प्लेन में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स हमने देखे। नेक्स्ट टर्न पर इसी को आगे बढ़ाते हुए हम 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन में प्रवेश करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।